हेलो एवरीवन। ठीक है आप लोग? ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं आप लोग लाइव? नहीं कर रहे हैं? कर लिया करिए। यही यहाँ भी पढ़ाऊँगा, वहीं वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो वेट क्यों करना, आप कर लीजिए। जब क्लास लगेगी तब देखा जाएगा। जब तक पढ़ लो। और उसकी रनिंग नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है। आपके पास एक नोट्स होनी चाहिए। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नोट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। क्योंकि आपको जब पेपर होगा, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। पेपर की डेट आती है, पेपर की डेट के बहुत ज़्यादा 1-2 महीने गैप मिलता है। उसके बाद क्या होता है, फिर आपका पेपर कंडक्ट होता है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो नोट्स आपके पास एक रनिंग होनी चाहिए कि आप रिवाइज कर सकें। कि आपका मैटर बहुत बड़ा है। मैटर जो है आपका बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए आप जितना जल्दी कर लेंगे, जितनी आपके पास नोट्स होगी तो बेहतर होगा। ठीक है। नोट्स होगी तो बेहतर होता है। चलिए। देखिए, आज का जो हम लोग का सेशन है, पहला और मतलब नेक्स्ट, आज वाला और लास्ट इसके नेक्स्ट वीक वाला, दोनों सेशन हम लोग करेंगे डिफेंस एक्सरसाइजेस। क्योंकि ये ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर, तो साल भर जितनी हम लोग की डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा इंडेक्स। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना है इंडिया, इंडिया की रैंक क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये डन है, ये आते ही आते हैं। तो जो क्वेश्चन हमको पता है जो आ सकते हैं, जैसे एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसके अलावा इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम लोग एक साथ पूरा एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो डिफेंस एक्सरसाइजेस से रिगार्डिंग हमारे पास 2 सेशंस होंगे, आज पहला होगा, इसके बाद नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है। हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन में हम लोग सारे डिफेंस एक्सरसाइजेस को ख़त्म करेंगे, जिसमें से आज हमारे पास 25 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट हम लोग 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीक में करेंगे, नेक्स्ट संडे को करेंगे। ठीक है। तो आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप इसकी चाहिए तो रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। यहाँ पे एक्सरसाइज की बात कर रही है, कौन सी एक्सरसाइज है? सूर्य किरण। एक्सरसाइज सूर्य किरण का आपकी 19th एडिशन हुआ है। देखिए, क्वेश्चंस के अंदर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि विच एडिशन ऑफ द सूर्य किरण कंडक्टेड इन 2025, कौन सा हुआ? 19th एडिशन। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बना, 19th एडिशन जो हुआ है सूर्य किरण का, वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? इंडिया एंड नेपाल। हमको पता है नेपाल और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज सूर्य किरण। ठीक है। अब इसका आता है क्वेश्चन और, कि बताइए सर कब हुआ है? तो ये हुआ है 25 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक। तो 25 है ये, ठीक है। 25 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ कराई गई, इसका वेन्यू क्या है? ये कराया गया पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है ये? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। ठीक है। तो जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग सूर्य किरण। ठीक है। तो सूर्य किरण की एक्सरसाइज पिथौरागढ़ में हुई है, और 25 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक हुई है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज का मोटो क्या है? व्हाट इज़ अ मोटो? इसका मोटो है काउंटर टेररिज्म एंड पीस कीपिंग एक्टिविटीज़। मतलब रीजन में जो टेररिज्म है उसको काउंटर करना, और जो यूनाइटेड नेशन की जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द पीस, उसको मतलब पीस को मेंटेन करना, ये इनका मोटो है एक्सरसाइज का। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं बनते। ठीक है। आपसे ज़्यादा ज़्यादा डेट पूछ सकता है, वेन्यू पूछता है कहाँ पे हो रही है, और कौन से दो देशों के बीच में होती है। ये तो बहुत कॉमन है, दो देशों के बीच में तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इंडिया और, इवन अभी वो ग्रुप डी का पेपर चल रहा है रेलवे में, क्वेश्चन आया है सेम यही, कि सूर्य किरण एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्री। तो इंडिया है, दूसरा कौन सा है? नेपाल है। ठीक है। श्रीलंका के बीच में कौन सी होती है? कोई एक्सरसाइज बताइए। स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। बांग्लादेश के बीच में कौन सी होती है? समृद्धि और बोंडो सागर एक एक्सरसाइज होती है ना, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में। ठीक है। आगे है क्वेश्चन। ठीक है। तो जो आपको नोट करना है नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करते चलिएगा। देखिए, एक्सेस अपने हाथ से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। चला जाएगा नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी।
कॉपी पेन बैठ खोल के बैठा करो तुम, अब खोल लो कॉपी पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, हटा दूं? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से पढ़िए और बताइए। इसमें कितने से हिंदी बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से? आपको इंग्लिश मीडियम को दिक्कत तो नहीं हो रही? जैसे क्वेश्चन दोनों में लिखा है, ठीक है। चलिए बताइए क्या हुआ। अलास्का में युद्ध अभ्यास सन 2025 के लिए किस भारतीय सेना रेजिमेंट के दल ने दल का नेतृत्व किया? मतलब विच इंडियन नेवी रेजिमेंट लेड द कंटिजेंट फॉर द एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं युद्ध अभ्यास। क्या बोलते हैं? युद्ध अभ्यास। और इस साल वो कंडक्ट हुई है कहाँ पे? अलास्का में। अलास्का कहाँ पड़ता है? अरे यूएसए में तो पड़ता है 66.5 डिग्री के ऊपर पड़ता है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर। तो बताओ अगर आर्कटिक सर्कल के ऊपर पड़ता है तो कौन सा फिनोमेना वहां देखने को मिलेगा? मिडनाइट सन। कल ही बताया। तो मिडनाइट सन का फिनोमेना आपको 66.5 के ऊपर देखने को मिलता है, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, है ना। अलास्का में साल के 6 महीने ऐसा होता है कि सूरज निकला है तो निकला ही रहता है, डूबता है तो डूबा ही रहता है, ठीक है। और अलास्का जो है ये पहले किसका हिस्सा था? पहले ये रशिया का पार्ट था। यूएसएसआर ने इसको बेच दिया। किसको बेचा? यूएसए को बेचा, और बहुत सस्ते में बेच दिया उस टाइम पे। इसलिए बेच दिया क्योंकि इसकी जो टेरेन है, इसका जो क्या नाम है, जोग्राफिकल लोकेशन है, एक तो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है ना, सॉरी बहुत हाई लैटिट्यूड पे है। तो इतनी ज़्यादा लैटिट्यूड पे कि इतना एक्सट्रीम वेदर है कि वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। हम और आप तो बिल्कुल नहीं रह सकते, हम तो उल्टे पाँव भाग जाएंगे, सर्दी इतनी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो रशिया ने यही सब सोच के बेच दिया। लेकिन जब बेचा तब तो बेच दिया, बाद में यहाँ डिस्कवरी हुई कि अलास्का में बहुत ज़्यादा शेल गैस मिली है। SHALE, शेल गैस। समझते हैं शेल गैस क्या है? शेल गैस इज नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल। जैसे हमारी पेट्रोल वो होती है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जलाते हैं तो पॉल्यूशन कम होता है ना, उसमें उतना पॉल्यूशन तो होता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उतना ज़्यादा एमिशन नहीं होता। सिमिलरली शेल गैस भी ऐसी है जिसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इको फ्रेंडली गैस है शेल गैस। और शेल गैस नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल है। आने वाले जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होगा वो हमारी कौन सी होगी? शेल गैस। और अलास्का में शेल गैस बहुत पाया गया। अलास्का में शेल गैस बहुत पाई गई है, इसीलिए बोलते हैं कि ये सदी का सबसे घाटे का सौदा था जो यूएसएसआर ने किया, ठीक है। सस्ते में बेच दिया और अब बहुत ज़्यादा शेल गैस निकल रही है। इंडिया में क्या शेल गैस पाई जाती है? क्या हमारे पास उसका प्रोडक्शन, मतलब कुछ रिजर्व है उसका? अभी हम प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन क्या रिजर्व है शेल गैस का? है, असम में पाई गई है। असम में शेल गैस हमारे यहाँ पाई गई है, लेकिन शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करना अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हमारे पास उतनी ज़्यादा अभी इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, इसीलिए अभी हम लोग शेल गैस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे पास भी असम में पाई गई है, ठीक है। तो अलास्का में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए युद्ध अभ्यास इज एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। अब ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। उसमें दो, मतलब एक यूएसए की तरफ से थे रेजिमेंट और एक इंडिया की तरफ से थी, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से आपसे पूछा जाता है कौन सी रेजिमेंट वहां पे जाके पार्टिसिपेट की? मद्रास रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मद्रास रेजिमेंट। किसने किया था? मद्रास रेजिमेंट में जाके वहां पे एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 आंसर क्वेश्चन मिले हैं। पहला तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है? 2025 में युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुई है? अलास्का में हुई है। और इंडिया की तरफ से कौन सी रेजिमेंट गई है? हाँ, और यूएसए की वजह से, यूएसए की तरफ से कौन सी रेजिमेंट थी? उसका नाम था 11th एयरबॉर्न रेजिमेंट। क्या नाम था? 11th एयरबॉर्न रेजिमेंट। अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन है इससे भी। यूएसए की तरफ से थी 11th एयर बॉर्न रेजिमेंट या कंटिजेंट, ठीक। ये यूएसए की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इसका ये एडिशन अभी जो था, अच्छा ये कब हुई थी ये भी लिखिए। 1 से लेकर के 4 सितंबर के बीच में हुई थी। 1 से लेकर के 4 सितंबर के बीच में हुई थी, ठीक है। ये 2019 में शुरू हुई, तो जोड़ लीजिए कब है। 19, 20, मतलब ये कौन सा एडिशन हुआ? 6th एडिशन,
ठीक है, चला जाए आगे। हाँ, 2019 में स्टार्ट हुई है। अच्छा, इसको कराया किस लिए जाता है, इतने हाई, इतना कोल्ड वेदर में क्यों कराया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ भी तो ऐसे एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलते हैं, कहाँ पे? लद्दाख में, सियाचिन में, है ना? तो वहाँ पे कैसे एक्सरसाइज, कैसे वहाँ पे जो रेजिमेंट्स है उसको कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करे, कैसे पेट्रोलिंग करे, इन सब के लिए ये एक्सरसाइज को करने किया जाता है। क्योंकि उनका वेदर और हमारा वेदर जो एक्सट्रीम वेदर होता है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम है। ठीक है, हमारे यहाँ भी सियाचिन पे कितना टेम्परेचर पहुँच जाता है? हाँ, -10 -20 डिग्री, है ना? तो अब इतने टफ टेरेन में काम करना, तो वहाँ की जैसी कंडीशंस को एक्सेस करने के बाद हम जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 11 वॉज कंडक्टेड एट विच लोकेशन? कहाँ पे ये कराया गया है मित्र शक्ति? पहले तो ये बताइए मित्र शक्ति किसके बीच में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको मित्र शक्ति देखने को मिलती है। मतलब इंडिया एक पार्टिसिपेंट होता है, साथ ही साथ कौन होता है? श्रीलंका। तो इंडिया एंड श्रीलंका आर द पार्टिसिपेंट कंट्रीज ऑफ मित्र शक्ति। आपकी ये 11th एडिशन था और ये पूछा जा रहा है ये कहाँ पे हुआ है? उमरई मेघालय, पुणे में, या बेलगावी में, या सलजी नंदी, ये आपका है नेपाल में। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे हुआ है, बताइए। हाँ, ये कर्नाटका में हुआ है। कर्नाटका में जगह नाम है बेलागावी, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। इसका एक्सरसाइज कंडक्ट कराने का मोटो क्या है? देखो, कर्नाटका वगैरह में क्या है, बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, और इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ काउंटर टेररिज्म इन डेंस फॉरेस्ट। जैसे आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में क्या है, इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है कि हम वहाँ पे ज़्यादा काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, है ना? जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा नागालैंड है, और जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है। अब उस ड्रग ट्रैफिकिंग को अगर हमें ड्रग पैडलर्स को काउंटर करना है, तो वो क्या करते हैं, एकदम घने जंगलों में चले जाते हैं, तो हम वहाँ पे उतना ज़्यादा ऑपरेशंस को कंडक्ट नहीं करा पाते। तो ऐसी काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए हम लोग ये एक्सरसाइज क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं विद श्रीलंका। ठीक है, इसमें एक और देश होता है, कौन? अरे निकाह है नीचे। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्या कह रहा है? विच एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स द इंडियन आर्मी एंड द रॉयल थाई आर्मी फोकसिंग ऑन जंगल वारफेयर? जंगल वारफेयर मतलब ये, इसका भी यही मोटो है, जंगल में जितनी ज़्यादा काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ है उसको हमको क्या करना है, कैटर करना है। उसी के लिए एक एक्सरसाइज और भी होती है, इंडियन आर्मी और रॉयल थाई मतलब थाईलैंड की आर्मी के साथ। ठीक है, ये कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है ये बताना है, नहीं सॉरी, एक्सरसाइज का नाम बताना है। कोबरा गोल्ड, मैत्री, वज्रपहार और नोमैटिक एलिफेंट। हाँ, मैत्री जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, और इसका मोटो क्या होता है? जंगल वारफेयर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। ठीक है, अच्छा, जंगल में एक्टिव ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको उतना ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं रहता, घने जंगल होते हैं, तो वहाँ पे ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह पहाड़ों पे, ठीक है, टफ टेरेन पे एक्सरसाइज या ऑपरेशन करना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में देखेंगे जितने पुराने राजा महाराजा होते थे जो गुरिल्ला वारफेयर लड़ते थे, छापा मार जंग, वो अक्सर जीतते थे। जैसे शिवाजी, शिवाजी कभी ऐसे ओपन बैटल ग्राउंड में नहीं आके लड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारी आर्मी है छोटी, इन नंबर्स हमारी आर्मी मुगल से छोटी है, लेकिन अगर हम लोग टफ टेरेन में लड़ेंगे, पहाड़ों के बीच में छुपे रहेंगे, और जब अब मौका मिलेगा तब मारेंगे, तब हम जीत सकते हैं, है ना? तो शिवाजी कभी ओपन ये बैटल ग्राउंड में नहीं लड़ते थे, वो हमेशा छापा मार जंग लड़ते थे, उसको बोलते हैं गुरिल्ला वारफेयर, और वो हमेशा जीतते थे। मराठों ने यही एक गलती कर दी थी। मराठा एक बार, क्या नाम है, अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या किए थे, ओपन बैटल ग्राउंड में जाके लड़ लिए, और फिर वहीं से क्या हुआ है, हार गए। उसको बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, 14 जनवरी, 14 जनवरी सन 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। और उसी के बाद फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों को एकदम ओपन बैटिंग ग्राउंड मिला, और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ठीक है, तो मैत्री जो है ये भी किसके लिए बनाई गई है, कि हमको जंगल वारफेयर के बीच में कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज कहाँ होती है, ये कैसी है? कोबरा गोल्ड, कोबरा गोल्ड भी थाईलैंड में एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कई सारे देश यहाँ पे आके
मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना के फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। क्या है? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और कहाँ पे होती है? ये भी थाईलैंड में ही परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इसके बाद वज्र प्रहार। वज्र प्रहार कहाँ होती है? हाँ, यूएसए के साथ इंडिया और वज्र प्रहार, मतलब यूएसए और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? यूएसए प्लस इंडिया। ठीक। नोमैटिक एलिफेंट किसके बीच में होती है? इंडिया एंड मंगोलिया। वेरी गुड, इंडिया के साथ और मंगोलिया के साथ। मंगोलिया, इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे, पूछेगा नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन कौन से दो देशों के बीच में होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। एक पॉइंट और है, मैत्रिक से जो अभी हुई है वो कहाँ पे हुई है? इंडिया में। इंडिया में परफॉर्म की गई है, कहाँ पे हुई है? ये हुई है मेघालय में। मेघालय, मेघालय में एक जगह है उमरोई। उमरोई में एक जगह है मेघालय में, उमरोई, वहीं पे इसको परफॉर्म किया गया। ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से पढ़िए। एक्सरसाइज दस्टलिक इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड, इंडिया और किस देश के बीच में दस्तलिक होती है? हाँ, उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। उज्बेकिस्तान के बीच में होती है और ये आपकी 6th एडिशन है। इसका है 6th एडिशन है हमारा दस्तलिक एक्सरसाइज का, और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? उज्बेकिस्तान। ये आपका, अगर आपने CHSL के क्वेश्चन देखे हो तो शायद सन 2023 या 22 में एकदम सेम क्वेश्चन आया है। ठीक, इस बार CHSL दिया है किसी ने? नहीं दिया? दिया है? ये दस्तली से क्वेश्चन आया था, देखा तुम्हारे में है? नहीं आया? आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन मिलते हैं। किर्गिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, कोई जानता है? एक एक्सरसाइज अभी आगे मिलेगी जिसका नाम है खंजर, ड्रैगर। खंजर एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे साथ किर्गिस्तान के साथ होती है। कजाकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? कजाकिस्तान के साथ भी बहुत एक्सरसाइज होती है। तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अभी आगे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 6 एक्सरसाइज है जो हमारी इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ होती है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? हाँ, समरकंद। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, जल्दी से पढ़िए। यहाँ पे धर्म गार्जियन की बात कर रहा है। धर्म गार्जियन पहले बताओ किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में। तो इस बार पूछा है वो कहाँ पे हुई है, ये बताना है आपको। पहले तो आपको पता होना चाहिए, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होती है, इंडिया प्लस जापान। और ये आपकी, ये क्यों कराई जाती है? ये भी टफ टेरेन में कैसे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक लद्दाख है और आपका नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी रीजन है वहाँ पे। तो ये आपकी परफॉर्म किया गया है ईस्टर्न फुजी। कहाँ पे परफॉर्म किया गया है? ईस्टर्न फुजी। फुजियामा क्या है, एक कैसा माउंटेन है? हाँ, एक्टिव वॉल्केनिक नहीं है। फुजियामा इज अ डोरमेंट। कैसा है? डोरमेंट। पता नहीं है कब फट जाएगा। हाँ, क्या? सुषुप्त कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, मतलब इसका पता नहीं है कब फट जाए। ठीक है, फुजी के बारे में आपको बताऊं, एक बहुत बड़े जोग्राफर थे, उनका नाम था प्लिनी। प्लिनी साहब फुजियामा घूमने गए थे और इत्तेफाक से ये कई सौ साल से नहीं फटा था। जिस दिन ये वहाँ पहुँचे उसी दिन फट गया और उसी में बेचारे मर भी गए। रियल इंसिडेंट है। ठीक है, तो जो डॉर्मेंट होते हैं ना, इनका बड़ा खतरनाक, जैसे 14,000 साल बाद फटा है कौन? हाईली गुब्बी फटा इथोपिया में, तो वो भी पता नहीं था कब से फट जाएगा, है ना। तो जो ये डॉर्मेंट होते हैं इनका कोई, ये सबसे ज़्यादा, अगर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, एक्सटिंक्ट जो एकदम लुप्त हो चुके हैं, एक एक्टिव और तीसरा डॉर्मेंट, आपसे पूछा जाए विच वन इज़ द सबसे ज़्यादा जो डेंजर हो, विच वन इज़ द डेंजरस माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, तो कौन होगा? हाँ, डॉर्मेंट। क्योंकि डॉर्मेंट का पता नहीं कब फट जाए, पता चले आप गए देखने उसी दिन फट गया।
आपकी किस्मत ऐसी। हाँ, ठीक है, तो ये ईस्टर्न फूजी पे हुई है जापान में। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, जल्दी से पढ़िए। हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति इंडिया और किसके बीच में होती है? हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, और हरिमाऊ शक्ति में पूछा जा रहा है कौन सी जो रेजिमेंट है इंडिया की जाके जिसने पार्टिसिपेट किया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, डोगरा, असम, महार एंड जाट रेजिमेंट। जल्दी बताइए, सभी लोग बताइए। हाँ, ये सब अभी बिल्कुल पढ़ा नहीं ना, ये सब पुराने क्वेश्चन है। इस साल का एंड हो रहा है तो हम लोग जितनी एक्सरसाइज है वो हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महार रेजिमेंट। कहाँ? महार। महार ट्राइब्स जो कम्युनिटी आती है कहाँ पे आती है, कौन से स्टेट में आती है महार? महार कम्युनिटी होती है ना। महार कम्युनिटी एक शेड्यूल कास्ट ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। कहाँ पाई जाती है? भीमराव अम्बेडकर कौन सी कम्युनिटी से आते हैं? महार से आते हैं ना, और ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक कम्युनिटी पाई जाती है जिसका नाम है महार, और भीमराव अम्बेडकर जी भी इसी कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है एक्सरसाइज विनबैक्स 2025 इन्वॉल्व्स इंडिया एंड वियतनाम फोकसिंग प्राइमरली ऑन। इंडिया और वियतनाम के बीच में तो होती है, पहले हमको पता है विनबैक्स। ठीक है, और 2025 में जो एक्सरसाइज विनबैक्स हमारी परफॉर्म हुई है पूछ रहा है उसका फोकस क्या था, मतलब किस पॉइंट पे उन्होंने फोकस किया था, किस लिए हुआ था। पहला है नेवल ब्लॉकेट्स, दूसरा दिया गया है पीस कीपिंग ऑपरेशंस, तीसरा दिया गया है एयर टू एयर कॉम्बैट, और चौथा दिया गया है सबमरीन रेस्क्यू। क्या है बताइए? नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये पीस कीपिंग के लिए। विनबैक्स और इंडिया, इंडिया के बीच में और वियतनाम के बीच में जो एक्सरसाइज विनबैक्स होती है ये हमेशा पीस कीपिंग मोटो के लिए ही बनाई जाती है, के लिए कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, इनका ऑपरेशन ही इनका मतलब मोटो है, इनका मेन पॉइंट है कि जो रीजन है रीजन में क्या हो, पीस बनी रहे। ठीक है, जितने भी ये खासकर ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, जितने भी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ड्रग्स की। इनके यहाँ ड्रग्स पैडलर्स बहुत ज़्यादा हैं, और ड्रग्स की इनके यहाँ खपत भी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में भी जितना ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होती है वो ज़्यादातर इसी रास्ते से होती है। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था दो रीजन, एक था गोल्डन ट्रायंगल, एक था गोल्डन क्रिसेंट। याद है किसी को? व्हाट आर गोल्डन ट्रायंगल? गोल्डन ट्रायंगल किधर पड़ता है? हाँ, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो बॉर्डर लगता है, जो म्यांमार से शुरू हो जाता है, ये सारा हमारा गोल्डन ट्रायंगल का कहलाता है, क्योंकि यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा था गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये वाला इलाका पड़ता है, और यहाँ से भी ये ओपियम की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, क्योंकि अफगानिस्तान में ओपियम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ अनाज उगाया जाता है वैसे अफगानिस्तान में क्या उगाया जाता है? ओपियम। ठीक है, पॉपी जिसको कहते हैं, ओपियम को तोड़ के फिर उसकी पॉपी बनाई जाती है, फिर उसको रिफाइन करके पता नहीं कैसे कैसे करके फिर उसमें गांजा, अफीम और ये हीरोइन ये सब बनती है ना। वैसे ये जो ओपीएम है, ओपीएम का हम लोग काम करते हैं मेडिकल में भी, मतलब दवाओं बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, इसीलिए हमारे यहाँ इसको लाइसेंस दिया जाता है। आप इधर गाजीपुर चले जाइए तो वहाँ पे देखिए खेती वगैरह भी होती है ना, वहाँ पे आपको खेत मिलते हैं और उसमें आपको पट्टा मिलता है, लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इतना ओपीएम अगर उगाएंगे तो ये सारा किसे बेचेंगे? गवर्नमेंट को। ये नहीं कि आपने उगाया फिर कहा थोड़ा सा हम भी इस्तेमाल करके देखें कैसा लग रहा है ना। तो कोई भी देश ओपीएम को इतना आम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर एकदम आम हो जाएगा तो फिर जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं बैठे ना रहते हैं, फिर कहीं पी के पड़े होते हैं, फिर उठा के लाया जाता आपको, है ना। किसी भी देश को बर्बाद करना है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को आप क्या कर दीजिए, नशे की आदत लगवा दीजिए, वो तो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। यही हाल किया था चाइना के साथ अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ क्या करते थे, बड़े चालाक थे। अंग्रेज़ चाइना को ग़ुलाम बनाने के लिए उनको अफ़ीम की लत लगवा दी है, और चाइना की एक पूरी जनरेशन अफ़ीम की लत से ख़त्म हो गई। ठीक है, इसलिए चाइना में ये ड्रग्स के जो लॉज हैं बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे हैं कि अगर आपको पकड़ा जाता है तो आपको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, ओपियम का प्रोडक्शन करते थे, ले जाके जापान चाइना में खूब बेचते थे।
और चाइनीज़ खूब खा खा के पड़े रहते थे, उनको अपने देश से कोई मतलब रह नहीं गया था, है ना। नहीं तो चाइना जो था वो हमेशा से बड़ा मजबूत था और इतनी जल्दी गुलाम ना बनता, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत आसानी से उसको चाइना को कैप्चर कर लिया था, लेकिन पूरा चाइना कैप्चर नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसमें कुछ जो पार्ट था वो आज़ाद था। और तिब्बत कभी चाइना का पार्ट था नहीं, कहते हैं कि बहुत एंशिएंट टाइम में तिब्बत चाइना का पार्ट था। उसी बेसिस पे चाइना ने 1955 में तिब्बत पर क्या कर दिया, एनेक्सेशन कर लिया, हड़प लिया। लेकिन तिब्बत हमेशा से आधा ऑटोनोमस रीजन था, खुद की उनकी रियासत थी, है ना। इसी ज़माने में रहा होगा, मान आज से 2500 साल पहले अगर कोई कोई चीज़ थी, तो आज आप थोड़ी आके कहेंगे कि नहीं ये हमारा है। वो तो चीज़ें बदल गई हैं ना। तो तिब्बत को इसी बेसिस पे 1955 में चाइना ने एनेक्स कर लिया, हड़प लिया। ठीक है, तो ये जो ओपीएम की जो खेती होती है, इन सब को करने के लिए विनबैक एक्सरसाइज होती है, ये अभी हुई है हनोई में। कहाँ हुई है? हनोई। हनोई कहाँ है? तो ऑप्शन जो बी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, हनोई। हो गया, चला गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज खंजर अभी बात की थी, किसके बीच में होती है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। अच्छा, ये क्यों होती है? अर्बन वारफेयर के लिए, शहरों में जो टेररिज्म फैल रहा है, जैसे अभी न्यू दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है ना, तो ये सब क्या है? अर्बन टेररिज्म है। तो अर्बन टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है, जिसका नाम क्या है? खंजर। ये अभी किर्गिस्तान में ही हुई है। कहाँ पे हुई है? किर्गिस्तान में, इंडिया में नहीं हुई। ठीक है, तो हेल्ड इन किर्गिस्तान, हेल्ड इन किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कहाँ पे आता है? कौन सा है? सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है? सेंट्रल एशिया। जितने तान वाले देश होते हैं ना, कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं है, ये सब कहाँ आता है? हाँ, जितने तान वाले देश हैं ये सब। और ये सब पहले किसका पार्ट हुआ करते थे? तब यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो सारे देश यहाँ से अलग हो गए हैं। ठीक है, क्यों टूट गया? क्योंकि कोल्ड वॉर नहीं हुई थी, 20 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। किससे? एक छोटा सा देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और यूएसएसआर की बहुत ख़तरनाक जंग हुई है, और 20 साल तक अफगानिस्तान उनसे लड़ता रहा, 20 ईयर्स। और लड़ने के बावजूद सोचिए यूएसएसआर कितना बड़ा था, आधी दुनिया यूएसएसआर थी। ये यूक्रेन वगैरह थोड़ी था, ना यूक्रेन था ना बेलारूस था, ये सब कुछ नहीं था, ये सब यूएसएसआर हुआ करता था, बड़ा सा देश। और वो 20 साल तक लड़ाई लड़ा, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान ने फाइनली उसको तोड़ के रख दिया, और 15 देश निकले उसमें से। कितने देश निकले? 15। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। ऐसे ही अंग्रेज़ों के ज़माने में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए, तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे तो कब्ज़ा कर लिया। तो हमारे यहाँ जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने सोचा कि अफगानिस्तान पे भी कब्ज़ा कर लें, तो अफगानिस्तान में उसने 10,000 फ़ौज भेजी। कितनी? 10,000 फ़ौज। और ये ट्रू इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री बुक में लिखा भी हुआ है। तो जब 10,000 फ़ौज वहाँ भेजी, तो 10,000 फ़ौज अफगानिस्तान वाले क्या किए, पहले उनको अंदर आने दिए, मतलब शुरू में नहीं उनको डिफेंड किया, वो अंदर आने लगे। तो वहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है दरियाए हिलमन। हिलमन नदी। हिलमन नदी के किनारे जब उनकी 10,000 फौज पहुंची, तो चारों तरफ से घेर के 10,000 में से 9,999 आदमियों को उन्होंने मार के वहीं फेंक दिया। हिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है कि जो नदी थी, नदी का जो पानी था वो एकदम सुर्ख लाल हो गया, एकदम सुर्ख लाल हो गया। ठीक है, सिर्फ एक आदमी को छोड़ दिया, उसका नाम हिस्ट्री में लिखा भी है, वो डॉक्टर था। और डॉक्टर था इसीलिए छोड़ दिया, उसका नाम था डॉक्टर इम्ब्राइडन। क्या नाम था? डॉक्टर इम्ब्राइडन। उसको छोड़ दिया कि जाओ जाके बता दो कि आइंदा कभी फौज अफगानिस्तान ना भेजा। उसके बाद फिर कभी इन्होंने फिर अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया। यही हाल इन्होंने अमेरिका के साथ भी किया। अमेरिका के साथ 20 साल तक लड़ाई लड़ी, सॉरी 23 साल तक। पहले यूएसएसआर के साथ लड़ाई लड़ी और फिर अमेरिका के साथ लड़ी। और अमेरिका से अभी अभी अमेरिका गया है अफगानिस्तान से, आपने देखा होगा, अभी आपके सामने गया है ना, 2021 में गया शायद, 2021 में 15 अगस्त 2021 में इंडिया से वो अफगानिस्तान छोड़ के फिर अमेरिका चला गया। ठीक है, तो अफगानिस्तान बहुत टफ टेरेन है, और ख़ासकर ये जो सेंट्रल एशिया वाले जो देश है ना, ये सब बहुत ठंडे हैं और बहुत पहाड़ी हैं। यहाँ पे लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल है। ओपन बैटल ग्राउंड में लड़ाई लड़ना आसान होता है, और जो टफ टेरेन में लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। बात समझ में आ रही है?
तो इसीलिए किर्गिस्तान की जो हम लोग की एक्सरसाइज होती है खंजर, ये किसके लिए? अर्बन टेररिज्म एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज हमारे यहाँ परफॉर्म की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताइए। साइक्लोन एक्सरसाइज बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। साइक्लोन किसके बीच में होती है? अच्छा, ये हुई थी हमारी फरवरी में, काफ़ी पहले हुई है। फरवरी में 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक हुई थी, सन 2025, 10 से 23 फरवरी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ये किसके बीच में होती है? ओमान है, यूएई है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया? बताइए। हाँ हाँ, इजिप्ट के बीच में होती है साइक्लोन एक्सरसाइज। साइक्लोन एक्सरसाइज जो होती है वो इजिप्ट के बीच में होती है। ठीक है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। और इस साल जब ये फरवरी में हुई थी तो ये राजस्थान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान। राजस्थान में एक है महाजन फील्ड। ठीक है, तो वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके अलावा इजिप्ट के साथ एक एक्सरसाइज और होती है जिसका नाम है ब्राइट स्टार। क्या नाम है? ब्राइट स्टार। तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक एक्सरसाइज और होती है जिसका नाम है ब्राइट स्टार। तो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज भी हमारी इंडिया और इजिप्ट के बीच में परफॉर्म होती है। ठीक है, तुम लिख नहीं रहे हो कुछ? तुम ही से पूछ। ये पढ़ाई के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। मैं आपको एकदम ट्रू इंसिडेंट बताऊं, ये कोई भी एग्ज़ाम है, इवन जो चपरासी का ग्रुप डी के भी जो पेपर हो रहे हैं ना रेलवे के, ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आई थी आपको पता है? ओनली 36 और 37,000। मतलब ऐसा ही 30-32 ऐसा ही कुछ एक्सरसाइज, एकदम एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है। और फॉर्म भरे हैं 1 करोड़। आप समझ रहे हैं बेरोजगारी कितनी है? 1 करोड़, 32,000 35,000 वैकेंसी के लिए 1 करोड़ फॉर्म। एक पोस्ट के लिए लगभग 500-600 से ज़्यादा फाइट है। आप सोच लीजिए। तो कोई भी एग्ज़ाम आप ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं निकाल सकते। वो ज़माना गया 80s में 70s में कि पकड़ पकड़ के आके नौकरी दे दी जा रही थी, तब भी लोग नहीं कर रहे थे, है ना? तो ये हमारा एक डीमेरिट पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन का। ये ओवर पॉपुलेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी एग्ज़ाम आपको इवन चपरासी का भी निकालना है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और देयर इज़ नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, आप इससे भाग नहीं सकते। मन लग रहा है तो पढ़िए, अगर मन नहीं लग रहा, उतना हार्डवर्क नहीं कर सकते तो टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको फुल्ली डेडिकेट होकर अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, और 1-2 साल के अंदर इंसान को पता चल जाता है कि होगा कि नहीं होगा, है ना? आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन होना होगा तो 1-2 साल के अंदर हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपने बहुत मेहनत की नहीं होता, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तब भी आपका थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन आपको भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के नहीं हो पाएगा। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, और आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास में जो चीज़ पढ़ाया जाए उसको पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ तो टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम टीचर पे भरोसा नहीं करते, टीचर जो पढ़ा रहा है हम और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने लगते हैं। नहीं, आपको टीचर पे लीव रखना पड़ेगा कि नहीं, जितना ये कह रहे हैं उतना कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप क्वेश्चंस को लगाइए। अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ठीक, आपको मास्टर थोड़ी करना है। किसी भी सब्जेक्ट को आपको मास्टरी नहीं करनी। इंग्लिश पे भी आपको इतना करना है कि आपका निकल जाए, आपको पीएचडी थोड़ी करनी है इंग्लिश में। यही हाल मैथ्स का है ना? यही हाल आपका जीएस का भी है। अब जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, अगर आप उतना कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट के साथ फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप जब देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे करिए, क्या आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। बस अब आप इसके बाद मॉक देने लगिए, और फिर आपके क्वेश्चन जब जब नंबर आने लगेगा, जिस दिन आपके मॉक में नंबर आने लगे उस दिन समझ लीजिए फिर आपको नौकरी लेने से कोई रोकेगा नहीं। लेकिन उतना करने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 11-12 महीने आपको रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा जो सब चलें, और वो है पढ़ाई, और कुछ नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 10-12 घंटे डेली पढ़ना शुरू कर दो और एकदम सब कुछ छोड़ दो। नहीं, आप मन करे मूवीज़ भी देख लो, मन करे घूम लो, है ना? किसी के साथ भी घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
पढ़ाई भी ज़रूर करिए, है ना। कंपनी बाग में बहुत लोग दिखते हैं, इसलिए हम जाना छोड़ दिया। अब स्टूडेंट लोग दिख जाते हैं तो उनसे ज़्यादा हमको ऑकवर्ड होता है कि भाई वो अब किसी के साथ हैं, अब हम उधर से गुजर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा शर्म लगती है, हम हट जाते हैं। ऐसे मैं एक जगह पढ़ा रहा था तो एक यहाँ भारद्वाज पार्क भी है। ज़िंदगी में पता नहीं था कि भारद्वाज पार्क भी है कुछ, तो मैं अब चला गया ऐसे ही, मुझे क्या पता था कि अंदर क्या क्या होता है। अब मैं जब वहाँ घुसा थोड़ी दूर पे, तो वहाँ मेरा एक स्टूडेंट था, वो भी बैठा हुआ था अपनी महिला मित्र के साथ। तो अब वो इतना ज़्यादा शर्म आ गया कि वो उसको छोड़ छाड़ के भाग गया। मैं कहा ये तो, अब वो वहाँ वो खड़ी और वो भाई साहब भाग रहे हैं, हम यहाँ खड़े, हम उसको भागते हुए देख रहे हैं और वो हमें देख रही है। इतनी ऑकवर्ड कंडीशन हो गई कि समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद भाई साहब ने कभी मेरे से क्लास में पढ़ा भी नहीं, क्लास ही छोड़ दिया। तो इतना आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका पर्सनल मैटर था। ठीक है, हमको क्या लेना देना, तुम चाहे जिसके साथ घूमो, है ना। अब हमको अगर, तो हमने ये सब जो पार्क वगैरह ये सब जाना छोड़ दिया, तो अगर आपका मन करे आप घूम सकते हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर इंसान के भाई दिल होता है, हैं? अरे भाई हर इंसान का दिल होता है, आपको अगर कोई पसंद है तो उसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। अब ये नहीं कि मेरे से कभी मुलाकात होगा फिर सर के सामने नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी उम्र में हम लोग भी ऐसे ही थे। कोई अलग थोड़ी थे, हम भी तो इंसान ही हैं, है ना। बस हम लोग पकड़े नहीं जाते थे, आप लोगों को पता नहीं कैसे आप लोग पकड़ लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से पढ़िए और बताइए। विच इंडियन आर्मी यूनिट पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज खान क्विस्ट। सबसे पहले तो बताओ खान क्विस्ट क्या है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। मंगोलिया का एक बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, क्या नाम है उसका, चंगेज खान। चंगेज खान जो था वो कहाँ का था, दुनिया के अगर सबसे क्रूर बादशाहों की लिस्ट बनाए सबसे टॉप पे आएगा ये चंगेज खान। आधी दुनिया मार दिया है। हाँ, क्या कह रहे हो। किम जोंग ने इतना बर्बरियत नहीं की है, इतना मारा थोड़ी है, ये तो जहाँ जाता था आबादी खत्म कर देता था। अरे इसकी बर्बरियत का ये आलम था कि ना बच्चा ना बूढ़ा ना कोई किसी को नहीं छोड़ता था, सबको मार दो। इवन इसने बगदाद पे जब हमला किया है तो बगदाद को इन्होंने जला दिया पूरा। और बगदाद को जलाने के बाद बगदाद जलता रहा 2 महीने तक। मतलब इतनी आग लगा दी थी कि कहीं कोई आग लगी और 2 महीने तक बगदाद जलता रहा। और किताब में लिखा हुआ है कि जब उसके घोड़े चलते थे तो घोड़े के जो टखने होते हैं, जो उसकी नींव होती है, वहां तक वो मतलब खून से सने होते थे, इतनी बर्बरियत करता था। और आधी दुनिया मार के ख़त्म कर दिया था इसने, चंगेज़ खान ने। तो चंगेज़ खान, किम जोंग उंग तो उनके सामने कुछ नहीं है। किम जोंग उंग अपने लोगों को मारता थोड़ी है, ठीक है। अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये है अपने लोगों के लिए तो ठीक है ना। जो राजा या जो डिक्टेटर होता है वो अपनी प्रजा के लिए बढ़िया है, तो वो अपने लोगों के लिए बढ़िया है, अपने लोगों के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। बाकी नॉर्थ कोरिया के बारे में जितनी खबरें आती हैं वो कम ही आती हैं। हम अगर कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे देखेंगे कैसा लगता है। वहाँ तो कैमरा वैमरा भी अलाउ नहीं है, तो कैसे वीडियो बनाएं क्या करें, पता चले वहाँ ऑर्डर हो गया हंसना मना है, हम हंस दिए तो फिर लो। गए थे घूमने, गुलेटिन पे सर रख के बैठे हैं। गुलेटिन समझते हैं ना, तो ऐसे आगे गिरता है तो पता चले गुलेटिन में हमारा सर फंसा हुआ है ना। वो बड़ा थोड़ा सनकी टाइप का आदमी तो वही है ना। एक बार उसकी को पता नहीं अपने घर वालों से थोड़ा कहा सुनी होगी, तो उसके फुफ्फा जो थे उसके साथ उसकी कुछ बहस हो गई। अपने फुफ्फा को उसने सज़ा दिया। सज़ा क्या दिया, भूखे कुत्ते थे, भूखे कुत्तों के सामने डलवा दिया। अब आप सोचिए, अरे ये ट्रू इंसिडेंट है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और वो हुआ कि जब उसके फादर खत्म हुए तो 10 दिन तक कोई हंसेगा नहीं, पब्लिक शोक हो गया। और अगर आप मार्केट में हंस दिए तो गए आप। सोचिए ऐसी खतरनाक सजाएं मिलेंगी तो फिर इंसान कैसे रहेगा वहाँ पे। ठीक है, चलो बताओ भाई। खानकुश जो है ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। कई सारे देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया और मंगोलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और इसमें कौन सी रेजिमेंट गई थी, कुमायूं रेजिमेंट। कहाँ गई थी, कुमायूं रेजिमेंट। कुमायूं कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 जगह है, एक है गढ़वाल और एक है कुमायूं, ठीक है। देखा आपने, देखा वो गढ़वाली टोपी लोग लगाते हैं,
है ना। हाँ, ऐसे राउंड राउंड होती है, गढ़वाली टोपी होती है, और एक दूसरा होता है कुमायूं। तो उत्तराखंड में दो रीजन है, एक है गढ़वाल, एक है कुमायूं। तो ये उत्तराखंड की एक रेजिमेंट है जिसका नाम है कुमायूं रेजिमेंट, इसने अभी पार्टिसिपेट किया है खान क्विस्ट में। तो आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया, खान क्विस्ट कैसी है। ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मल्टी नेशनल एक्सरसाइज, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज, ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है जो आपकी मंगोलिया में परफॉर्म की गई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है, मंगोलिया में, हेल्ड इन मंगोलिया, मंगोलिया। ठीक, चलो नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चला जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, अजय वॉरियर इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है, यूके, यूएसए, फ्रांस एंड रशिया। कभी सुना है अजय वॉरियर का नाम, किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में नहीं होती। अरे होती तो है, लेकिन उसका नाम अजय वॉरियर थोड़ी है। अजय वॉरियर होती है इंडिया और यूके के बीच में। किसके बीच में, यूके। ये भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और यूके दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ये राजस्थान में परफॉर्म हुई है, कहाँ पे, राजस्थान में। तो अभी ये कहाँ पे हुई है, राजस्थान में, याद रखिएगा, राजस्थान। तो आपकी ये राजस्थान में हुई है, इंडिया और यूके के बीच में एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अजय वॉरियर। ठीक है, और ये हुई क्या है, 17 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में, 17 से 30 नवंबर सन 2025। ठीक, ठीक है। और ये एक्सरसाइज क्यों होती है, डेजर्ट वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा हमारा इलाका डेजर्ट में भी तो है। जैसे क्या नाम है, पाकिस्तान के साथ हमारे डेजर्ट में भी बहुत सारी बॉर्डर आती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए, कैसे पेट्रोलिंग की जाए, इसी सब के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है यूके के साथ अजय वॉरियर नाम की। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक्सरसाइज इकोवेरिन 2025 वॉज कंडक्टेड इन, कहाँ पे ये कंडक्ट कराया गया है। चार ऑप्शन दिया गया है, मालदीव्स, बेलागावी, चौबातिया और पुणे। तो एक्वेरिन किसके किसके बीच में होती है, मालदीव्स के बीच में होती है। यहाँ पे कंडक्टेड नहीं, इन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए कंडक्टेड बिटवीन, कंडक्टेड बिटवीन। ठीक, कौन से दो देशों के बीच में है, तो कौन से दो देश हैं यहाँ पे, इंडिया और मालदीव्स। ठीक, मालदीव बहुत छोटा सा देश है और वहाँ पे एक्सरसाइज कराई जाती है जिसका नाम क्या है, इकोवेरिन। ठीक है, इसका क्यों क्यों कराई जाती है, क्या मोटो है इसका। हाँ, पानी में नहीं, मतलब टेरिटोरियल वाटर में प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ये बहुत आसान है। एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिन किसके बीच में होती है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। अभी ये सन 2025 में परफॉर्म की गई है, कहाँ पे, ये ऑप्शन दिया है। तो पहली चीज़ आपको पता चल गया, ऑस्ट्राहिन किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ऑस्ट्राहिन, और ये कहाँ परफॉर्म की गई है, राजस्थान में, पर्थ में, डरविन में, पुणे में। ठीक है, अच्छा, ये जितने साल भी एनुअली होती है तो अल्टरनेट होती है, एक साल हमारे यहाँ होगी तो अगले साल ऑस्ट्रेलिया में कहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया में कहीं होगी फिर अगले साल हमारे यहाँ होगी। ठीक है, तो इस साल इसको परफॉर्म किया गया है पर्थ में, कहाँ पे, पर्थ में। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो अगले साल कहाँ होगी, इंडिया में होगी। अल्टरनेट कराया जाता है इसे। ठीक है, आई बस में। हाँ, नोट कर लो उसको, हो गया, चलिए। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, फोर्थ एडिशन भी है ये। कौन सा एडिशन है, फोर्थ एडिशन। चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताइए, किस एक्सरसाइज में स्कॉर्पियन ब्रिगेड का इस्तेमाल किया गया है, बताओ। किस एक्सरसाइज के अंदर स्कॉर्पियन ब्रिगेड का इस्तेमाल किया गया है, गेस करो, देखें कितना गेस सही है आपका। दस्तलिख, दस्तलिख किसके बीच में होती है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो ये हमको पता है कि ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। तो ये आंसर आपका गलत है, तो पहला नहीं है, इसके अंदर स्कॉर्पियन ब्रिगेड का इस्तेमाल नहीं हुआ। खंजर किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और
किर्गिस्तान में, ठीक है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। हैंड इन हैंड किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और चाइना, वेरी गुड। इंडिया और चाइना के बीच में होती है हैंड इन हैंड, और खंजर जो होती है वो किर्गिस्तान के बीच में होती है, ठीक। प्रबल दस्तलक ये किसके बीच में होती है? ये कजाकिस्तान के बीच में होती है, कजाकिस्तान। और ये कजाकिस्तान के बीच में होता है, और इसी के अंदर एक्सरसाइज किया गया है, यूज़ किया गया है किसका? स्कॉर्पियन ब्रिगेड का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रबल दस्तलक इसके बीच में होती है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है, और इसी में इस्तेमाल किया गया है स्कॉर्पियन ब्रिगेड का, राइट। नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग जैसे लास्ट क्लास के बाद कुछ बच्चे आके पूछे थे, सर हमें कुछ नहीं, एकदम लगता है नया नया। देखिए, करंट अफेयर हर दिन आपको नया ही लगेगा, ठीक है। आप इसमें यह सोचिए कि पहले से मुझे क्यों नहीं आ रहा है, ये करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर में तो इवेंट होते हैं, और इसमें हर दिन हर जो सेशन होगा उसमें आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये आपको हर साल हर दिन नया मिल रहा है, ठीक है। और कोई मैथ थोड़ी है कि आपको एक फॉर्मूला बता दे उसमें सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स वगैरह क्या है, ये इसे पढ़ते रहिए। पढ़ते पढ़ते ही आपको एक लेवल पे जब आप पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारी मैक्सिमम तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये मत सोचिएगा कि मुझे आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है। हर दिन नई चीज़ है, इसका नाम ही करंट अफेयर्स। जो करंट में जिसका जिसका अफेयर चल रहा है यही पढ़ना है हमें, ठीक है। कुछ बच्चे तो यही समझते हैं कि करंट अफेयर्स का मतलब क्या है, कि मौजूदा ज़माने में किसका किसका अफेयर चल रहा है यही पढ़ना है। तो ये इसका इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समसामयिकी, है ना, मतलब कंटेम्प्रोरी टाइम में आपके जो इवेंट्स चल रहे हैं उसको पढ़ना है, इसका अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। नोमैटिक एलिफेंट अभी पढ़ा था, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। थाईलैंड के बीच, इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? मैत्री होती है। इंडोनेशिया के बीच में कौन सी होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, बताओ भाई। गरुणा शक्ति नाम सुना है कभी? तो गरुणा शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। और मलेशिया के बीच में कौन होती है? अभी हम लोगों ने देखा था, हरी हरीमाओ। ये एक्सरसाइज अभी देखा था ना इंडोनेशिया के बीच में, अभी पीछे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा कौन सा है? मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल कौन सी है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? उलन बटोर। बहुत एक्सट्रीम वेदर पड़ता है, बहुत ठंडक पड़ती है, ठीक है। आप देखिएगा इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उलन बटोर। उलन बटोर एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए कैसे लोग रहते हैं, एक्सट्रीम वेदर है, -50 डिग्री, -40 डिग्री, पता नहीं कैसे लोग रहते हैं। आपको भेज दिया जाए तो, BBC लंदन की एक डॉक्यूमेंट्री बनी, यूट्यूब पे है, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ भी देखा करो यूट्यूब पे। तुम लोग क्या देखते हो? हैं? रील देखते हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि अगर प्रेजेंट टाइम में मैं किसी हाई स्कूल इंटर का पेपर देता मैं पक्का फेल हो जाता। हाँ, क्योंकि भाई बड़ा एडिक्शन है, और मैं भी बड़ा अफेक्ट हूँ। अब तो मैं थोड़ा कम हो गया, बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना। मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है बात, क्योंकि ये आपकी मेंटल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ना। आप उतना सोच नहीं पाते, पढ़ने बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं, और टाइम ऐसा बीतता है कि पता ही नहीं चलता। आपका 2-3 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, है ना। फ़ायदा होगा इंस्टाग्राम की कंपनी को, और जो रील बनाने वाले उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, और हमारा, हाँ, मतलब उनका कुछ नहीं जाता, हमारा सब कुछ जाता है ना। तो इतना ज़्यादा एडिक्शन नहीं करना चाहिए, और आपको भी अगर है तो इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बना सकते हैं। उसमें 2-3 कमेंट ऐसे आते हैं कि मैं उसका कोई जवाब मतलब देना नहीं चाहता, लेकिन वो बार बार पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। अब नोट्स बनाना नहीं बनाने आप खुद सोचिए, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो। क्या 28-27 में हम बताएं नहीं भैया कॉपी लाओ, एक तरफ शादी एक तरफ रूलदार, कवर चढ़ाओ, स्टिकर लगाओ। अब वो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको खुद समझ में आना चाहिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं कर ले रहा हूँ। उसमें टीचर क्या बताए, है ना। हाँ भाई, नोट्स बनानी है। अगर देखें जैसे अभी आप लोग पढ़ लेंगे, तो जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो और जो उसमें कुछ चीज़ें छूटी हैं मैं वो बताता चला जाऊँगा, ठीक है। वैसे मैं क्लास में पढ़ाऊँगा, जब क्लासेस मेरी लगेगी
तो वहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस वहाँ मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। क्लासेस में जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं सिर्फ आपको थ्योरीज पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन उतनी, अरे भाई उतनी कैसे हो पाएंगे? आप खुद सोचिए, अगर मैं प्रैक्टिस वगैरह सब कराऊंगा तो आपको 5 मिनट चल जाएगा। ऑनलाइन में मेरे पास टाइम है, ऑनलाइन में मेरे पास टाइम है, इसीलिए वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ देख लीजिए, ठीक है। उसमें कौन सा आपका 1 घंटा है तो देखना है, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, आपके फ़ायदे के लिए। बाकी क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाएगा, बाद में क्लास में पढ़ाया जाएगा ही, तो उसमें आपको फिर से दोबारा पढ़ लेना, बना लो, बिल्कुल बना लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से बताइए, ये अभी हम लोगों ने देखा था। 11 एयरबॉर्न डिवीजन या रेजिमेंट, तो ऑप्शन सी, इस पर ज़्यादा बात हो चुकी है। कहाँ पे हुई है ये? अलास्का में हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन अच्छे आए, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन अच्छे आए। अच्छा मैं सारे क्वेश्चन कहाँ से बनाता हूँ पता है आपको? ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? हाँ हाँ, मैं कई सारी वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे PIB का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा 2-3 मैगजीन्स का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो कई सारे जगह से देखने के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसलिए आप कहीं ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को जब आपको PDF मिलेगा तो इसको सेव करके रखते जाइएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है युद्ध अभ्यास के अंदर जो ये एक्सरसाइज हुई तो उसमें इंडिया की तरफ से कितने पर्सनल गए थे, कितने पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया है? 250, 250 दो बार लिखा है, ये 250 नहीं है, 350 होगा। हमारे टाइपिस्ट साहब जो हैं, यही है। 250, 350, 450 एंड 600। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन इज 450, ठीक है। 450 पर्सनल इंडिया की तरफ से गए थे, ठीक है। कहाँ पे? युद्ध अभ्यास। अब तो तैयार हो गया, युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुई है, आप बताओ भाई। हाँ आप, क्या नाम है आपका? हाँ शुभम, शुभम भाई बताइए, किसके किसके बीच में हुई युद्ध अभ्यास? कोई बताएगा नहीं, शुभम भाई बताएंगे। हाँ क्या है? पहले तुम सीधे खड़ो ऐसे, क्या ऐसे वैसे क्या कर रहे हो? हाँ एकदम सीधे खड़ो, हाँ एकदम सीधे खड़ो। शुभम नाम है, कहाँ से आए हो शुभम भाई, घर कहाँ है तुम्हारा? प्रतापगढ़ के हो? प्रतापगढ़ में किस जगह? कुंडा के हो? कौन सा गांव लगता है कुंडा में? अरे गांव का कुछ नाम है तो? कुशवापुर। फिर तुम हाथ आगे कर लिए, सीधे खड़ो। अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, तो तुम कहाँ खोए हुए हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आज फर्स्ट डे है तुम्हारा? मैंने अभी आप तो क्या बताया कि करंट अफेयर्स में हर दिन कुछ नया, अगर आपकी पुरानी पुरानी क्लास नहीं हुई है, मिस की हो, तो इसमें कोई कोई लिंक नहीं है। अब अगली क्लास में जब आऊँगा तो नया टॉपिक रहेगा, नया लिंक रहेगा। तो पुरानी क्वेश्चन अगर पुरानी क्लासेस आपने नहीं किए तो उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है। शुरू से अभी 1 घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं, कई बार बात किया युद्ध अभ्यास की, फिर तुम कह रहे हो सर हमारी पहली क्लास है, ये क्या मतलब है? तुम बताओ भाई बगल वाले, इंडिया और, बताओ उसको सुनाई दे रहा है, तुम नहीं सुने क्यों? बैठ जाओ भाई तुम। शुभम भाई, ऐसे चलेगा काम? किस साल दोगे पेपर? अगले साल? तो फिर अभी ग्रेजुएशन, अरे CHSL तो दे सकते हो ना, 10+2। CHSL और MTS तो दोगे कि वो भी नहीं दोगे? दोगे। इंटर हो गया, किससे, PCM से क्यों? कितना परसेंट पाए थे? झूठ बोल रहा है लड़का, मैं नहीं मान सकता है। UP बोर्ड के CBSE बोर्ड? UP बोर्ड तो PCM से पढ़े हो? अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है बताओ, कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो ना फिजिक्स में, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 3। बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों बता दो जल्दी जल्दी। गलत कॉपी चेक हुई फिर तुम्हारी, लग रहा है 82% कैसे पा गए? राइट हो। 450 युद्ध अभ्यास इंडिया और US के बीच में हुई है, 50 बार बता चुके हैं। कहाँ पे हुई है? अलास्का के अंदर। अब अगर ये गलत करके आए तो भाई अब इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
एक्सरसाइज पर्वत प्रहार वॉज कंडक्टेड इन विच रीजन? पर्वत प्रहार एक्सरसाइज, ये भी क्वेश्चन अब की आया है CHSL में। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? पहले ये समझ लो पर्वत प्रहार है क्या, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस मिलके ये मतलब एक्सरसाइज करते हैं। और ये क्यों किया गया है? टफ टेरेन या हाई ऑल्टीट्यूड्स वगैरह पे कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए। और ये आपका कहाँ पे हुआ है? ईस्टर्न लद्दाख में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है। ठीक है, आई बस समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 वाज फोकस्ड ऑन, ये समन्वय शक्ति क्या है? समन्वय शक्ति भी एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसका फोकस पॉइंट क्या था, मतलब क्या एम था? एम्फीबियस वारफेयर, सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन, NHADR, न्यूक्लियर डेटरेंस। डेटरेंस मतलब पता है आपको? डेटरेंस, ये जो वर्ड है डेटरेंस, क्या? हाँ भाई, डराना। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब मारने के लिए नहीं बनाते, न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाते हैं? डराने के लिए। अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो दूसरे देश आपके ऊपर इतनी जल्दी हमला नहीं करेगा। इसीलिए ईरान बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा है क्या बना ले, न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि जितनी जल्दी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो इजराइल इतना फ्रीक्वेंटली उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, लोग डरेंगे कि भाई मत करो, मार देगा बम, है ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में चाहे इतनी लड़ाई हो, लेकिन उतनी भीषण लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों? कि हम भी न्यूक्लियर पावर है, वो भी न्यूक्लियर पावर है ना। जब बात होगी तो ये आ जाएगा भाई न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया जाएगा, तो फिर अपने अपने पीछे आ जाएंगे, है ना। तो ये डराने के लिए बनाया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो जो भी देश कोशिश कर रहा है करने की, तो उसे डराने के लिए, मारने के लिए नहीं। बस एक बार मारा, दुनिया ने देख लिया एटम बॉम्ब से कितनी तबाही हो सकती है हिरोशिमा और नागासाकी में, है ना। और बहुत ज़्यादा तबाही होती है। न्यूक्लियर बॉम्ब मारना भी नहीं चाहिए। कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसको हम डायलॉग से या बात से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब मारना कोई वो नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। पूरी पूरी जनरेशन, तब तो बहुत हल्के थे, आज तो उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल बम बन गए हैं। अब अगर मार दिया गया तो पता चला आधी दुनिया ख़त्म। हाँ हाँ, पूरी तरीके से नक्शे से वो देश ही गायब हो जाएगा। वैसे होगा नहीं, क्योंकि जब ये सब होती है ना, पूरी दुनिया फिर साथ आ जाती है। तब कहता है भैया मत मारो मत मारो, ठीक है। ह्यूमन राइट्स ये सब बोलने लगते हैं, ठीक। लेकिन आने वाले टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं, लेकिन न्यूक्लियर वॉरफेयर ज़रूर हो जाएगी, है ना। न्यूक्लियर वॉरहेड भी बनता है, आपने देखा होगा ना, जो मिसाइल्स बनती है उसके आगे हम न्यूक्लियर वॉरहेड बनाते हैं। तो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन उस इलाके के लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। अच्छा, इसका आंसर यही है, आंसर क्वेश्चन आंसर बी, ठीक है। सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। समन्वय शक्ति ये भी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है। HADR का मतलब होता है हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस रिस्ट्रिक्शन, हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। हो गया। ये एक जगह नहीं हुई थी, ये कई जगह पे हुई है। इसकी लोकेशन जो है ये इंडिया में कई जगह पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इंडिया के अंदर ही होती है। डोमेस्टिक एक्सरसाइज है तो क्या पाकिस्तान में थोड़ी जा करेंगे? एक्सरसाइज मालाबार के बारे में बात कर रहे हैं यार। मालाबार की एक्सरसाइज कहाँ पे? पहले बताइए, मालाबार एक्सरसाइज होती है किसके किसके बीच में? 4 देश के बीच में। कौन कौन से 4 देश हैं वो? हाँ, जो क्वाड के मेंबर हैं उन्हीं के बीच में एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम क्या है? मालाबार। मालाबार कोस्ट किसके बीच में, कहाँ पड़ता है मालाबार कोस्ट? यहीं कहाँ, इलाहाबाद के बगल? नहीं, मालाबार कोस्ट, कोस्ट पूछ रहा हूँ। तमिलनाडु में मालाबार है, तो कोरोमंडल कहाँ है? केरला का जो कोस्ट है उसका नाम क्या है? मालाबार कोस्ट, है ना। वास्को डिगामा जब आया था तो कौन से कोस्ट पे रुका था? हाँ, कब आया था? 1498 में, ठीक है। तो 1498 में जब आया था, तो जो केरला का जो कोस्ट पड़ता है वो हमारा कहलाता है क्या? मालाबार कोस्ट कहलाता है। और जो क्वाड मेंबर हैं उनके बीच में एक्सरसाइज होती है, क्वाड मेंबर। और क्वाड में कितने देश आते हैं? 4। पहला US, दूसरा इंडिया, तीसरा जापान और चौथा ऑस्ट्रेलिया। क्यों होते हैं ये क्वाड देश, क्यों बने हैं, कोई बता सकता है? हाँ, चाइना के जो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज है उसको काउंटर करने के लिए, और ख़ासकर ये जो साउथ पैसिफिक ओशन है जिसको हम लोग बोलते हैं अब इंडो पैसिफिक ओशन या इंडो पैसिफिक रीजन, तो इसमें जो चाइना की इंसर्जेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं उसको काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में अकेला जो अपने आप को कहता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी किसका है? चाइना का है। तो इस सारी पॉलिसीज़ को काउंटर करने के लिए 4 देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा है क्वाड।
इस क्वाड में 4 मेंबर हैं, यूएस है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और इनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, ये नेवल एक्सरसाइज है। मैं कैसी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री नहीं, नेवल एक्सरसाइज है। तो ये पूछा जा रहा है ये कहाँ पे हुई, तो ये इस साल गुआम में हुई है, और गुआम पड़ता है आपका यूएस में। तो अभी ये कहाँ पे हुआ है? यूएस के अंदर ये एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चला जाके तुम्हें भाई समझ में आया अब? हाँ, कोशिश करो भाई, हाँ ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा। अब तुम 82% पाओ मतलब अच्छे स्टूडेंट रहे हो। जब अच्छे रहे हो तो यहाँ भी अच्छे ही रहो, है ना। एक साल मेहनत कर लोगे, नौकरी लग जाएगी आराम से। बस नौकरी नहीं लगती जब तक ये आपका स्ट्रगल का फेज होता है, तभी लाइफ टफ है। जहाँ एक बार नौकरी लगी, आसान है ज़िंदगी, अब उतनी मुश्किल नहीं है ना। खासकर लड़कों के लिए, लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। अगर आप बेरोज़गार रहेंगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये रियलिटी है ना। और लड़कियों का तब भी चल जाएगा भाई, कल को शादी ब्याह हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको क्या है, आपको कौन देगा फिर अपनी लड़की? भाई क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, घर पे बैठे रहते हैं बस। तो करेगा कोई? नहीं करेगा, है ना। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर आप उसी अनएम्प्लॉयमेंट में रहे तो नहीं। और जितनी अच्छी नौकरी लगेगी, मैंने आपको पहले ही बताया, उतना आपका मार्केट रेट बढ़ जाएगा, है ना। ओपन रेट चल रहा है। हाँ हाँ, ओपन रेट है, बोली लगती है भाई। आपको नहीं पता क्या? मार्केट में बोली लगती है। आपका जो रिश्ता रिश्ता लेके आएंगे ना, वो कहेंगे क्या करता है लड़का। अगर आप है कांस्टेबल 10 लाख, एसआई 25 लाख, ठीक है, इसके ऊपर सीजल लीजल ऑफिसर हो गए तो 50-60 लाख, आईएएस हो गए तो 1 करोड़ 2 करोड़, हाँ? पीसीएस ऑफिसर हो गए तो 1 करोड़ तक बात आ जाती है। बेरोजगार हो गए तो तो फिर आपको कहेंगे आगे बढ़िए, क्योंकि आप तब बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि आप जब जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग क्या कहेंगे? आगे बढ़िए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या करना है? मेहनत करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस वही कह रहे हैं, स्प्लेंडर भी मिलती है, किसी किसी को बीएमडब्ल्यू भी मिलती है। तो आप सोच लीजिए आपको किधर जाना है, स्प्लेंडर में ज़िंदगी गुजारनी है कि बीएमडब्ल्यू में गुजारनी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज मालाबार। अभी देखा ना, मालाबार क्वाड के बीच में होती है। तो पूछा जा रहा है कौन सा इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, कौन सा इंडियन नेवल शिप जो है वो उसने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, ये सह्याद्री का मतलब समझते हैं? सह्याद्री क्या है? हाँ, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को लोकल नाम क्या दिया जाता है? सह्याद्री, ठीक है। तो खासकर उतने इलाके में आपको सह्याद्री बोलते हैं। और आईएनएस सह्याद्री ने ही पार्टिसिपेट किया है मालाबार एक्सरसाइज में, ठीक है। आरी बात समझ में? देखोगे, अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन मालाबार इससे पहले वाले भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा, तो जितनी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन के जरिए कवर हो रही हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने पढ़ने के हिसाब से और डिकोड करके यहीं लिखते चलिएगा, ठीक है। हो गया, आगे चला जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज वरुणा 2025 फीचर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ विच फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर। तो पहली चीज़ तो ये पता चल गया कि वरुणा एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में आपको देखने को मिलती है, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। अब पूछा जा रहा है फ्रांस, और ये एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज पार्टिसिपेट किया है, तो मतलब कैसी एक्सरसाइज है? हाँ, मतलब एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। कैसी है? एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अब पूछा जा रहा है कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर ने पार्टिसिपेट किया है? मिस्ट्रल ने, टोनेर ने, डिक्समुड ने, या चार्ल्स डी गोली ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। वैसे फ्रेंच नेम आपको जहाँ मिले वही लगा दीजिए, ठीक है। हाँ सारे फ्रेंच हैं लेकिन जो सबसे बड़ा है वही लगा दीजिए, और क्या किया जाए, ठीक है। देखो आप एक दो बार पढ़ लोगे ना, फिर एग्जाम में जब आएगा तो आप याद कर लोगे, मतलब लगा लोगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे अक्सर ऐसे इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि हमने कभी इसको एक को बार पढ़ा ही नहीं होता है। बस आप इसको रटना नहीं है, इसको आपको क्या करना है? बस पढ़ना है। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जब आपको ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा ना, आप फिर उसमें से एलिमिनेट करके लगा लेंगे, ठीक है। अब ऐसा मत करिए पहाड़ी की तरह जाके घर पे रटना शुरू कर दीजिए, वो याद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? विच एक्सरसाइज मार्क द फर्स्ट जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन, इंडियन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। कौन सा एक्सरसाइज मतलब हुआ है जो
ब्रिटिश मतलब यूके और इंडियन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बीच में हुआ है। इंद्रधनुष, वरुणा, कोंकण या मालाबार? मालाबार तो है नहीं, वरुणा भी है नहीं, इंद्रधनुष भी नहीं है, तो कौन सी है? कोंकण। ठीक है, तो एलिमिनेट करके आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे कल नेक्स्ट उसमें बताइएगा इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष एक्सरसाइज क्या होती है, कितने कितने देशों के बीच में परफॉर्म होती है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी वरुणा के बीच में हम लोगों ने बात की है, मालाबार पढ़ लिया है, कोंकण इंडिया और यूके के बीच में होती है, और खासकर ये आपकी गोवा में हुई है। कहाँ हुई है? गोवा में। ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। डन, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन। एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित किस पर ये केंद्रित है? सी ड्रैगन एक्सरसाइज पहले होती किसके बीच में, कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं? क्वाड कंट्रीज जितने हैं वो होते हैं, साथ ही साथ एक और देश जुड़ जाता है जिसका नाम है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया और क्वाड कंट्रीज दोनों, ये टोटल 5 कंट्रीज हो गए ना, 4 क्वाड, साउथ कोरिया 5। तो सी ड्रैगन जो है ये 5 कंट्रीज के बीच में होती हैं, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कैसी है? नेवल एक्सरसाइज है। इसका काम क्या होता है? ये एंटी सबमरीन वारफेयर है। कैसी है? एंटी सबमरीन। जो सबमरीन्स होती है ना, क्योंकि जब नेवल एक्सरसाइज होती है उसमें, जब नेवल बैटल होती है तो उसमें सबमरीन्स काम करती हैं, तो कैसे उसको काउंटर किया जाए, इसीलिए इसको बनाया गया है, एंटी सबमरीन वारफेयर है। ठीक है, कि एंटी सबमरीन्स को कैसे काउंटर किया जाए, सबमरीन से कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। और ये 4 और 5 देश इसमें मिलके एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सी ड्रैगन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो 3 इसमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो टोटल कितने हैं इसमें? 5 देश हैं। आई बस में। तो ये थे हमारे पास 25 क्वेश्चन, 25 और बचे हैं, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपना अधिकार खुद रखता है। ठीक है, मतलब किसी के अंदर नहीं है। पहले जो तिब्बत है ये ऑटोनॉमस रीजन था, मतलब वो अपना फैसला खुद ले सकता था, सॉवरन था, उसके अंदर सॉवरेनिटी थी, उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं पूछना, चला जाए फिर। चलिए फिर सेशन आप लोग करते रहिएगा, बाकी अगले संडे को मिलेंगे फिर से करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।